हेलो दोस्तों। मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल चल रहा था और उसमें भी हम पढ़ रहे थे भारतीय कृषि। ठीक है। तो भारतीय कृषि में हमने पिछली वीडियो में गन्ने की फसलों के बारे में, गन्ना की फसल के बारे में पढ़ा था। ठीक है। फिर रबी, खरीफ, ऐसे फसलों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। आज हम देखेंगे तिलहन और दलहन के बारे में। ठीक है। तो तिलहन और दलहन के बारे में हम देखेंगे। तो तिलहन में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि तिलहन के लिए हमने एक इंद्रधनुषी क्रांति बताई थी आपको, जो जुलाई 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है। तो उसमें एक पीत येलो क्रांति थी। तो येलो क्रांति किसके लिए थी? तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है। तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। तो तिलहन उत्पादन से संबंधित थी पीत क्रांति। पीत क्रांति मतलब येलो क्रांति। ठीक है। पीली क्रांति बोलते हैं। ठीक है। तो तिलहन के बारे में एक चीज है कि तिलहन जो है भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत क्या है? तिलहन। ठीक है। अब इसमें कुछ फसलें हैं, प्रमुख तिलहनी फसलों के बारे में देखा जाए तो प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं इसमें देखिए। इसमें तोरिया है, तोरई, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला, ये सब क्या है? तिलहनी फसलें हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें तिलहन के फसलें हैं हमारी, और तिलहन के लिए पीत क्रांति की शुरुआत की गई थी। और तिलहन जो है भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत माना जाता है। आज हम इस पे बात करेंगे, तिलहन और दलहन की फसलों पे। साथ में हो सकता है रेशम भी पढ़ेंगे, कहावत चाय भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना देखेंगे। ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है। तो तिलहन की फसलें हैं तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, बिनौला। मूंगफली भी आती है तिलहनी फसलों में। ठीक है। उससे भी तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले, फिर राजस्थान, फिर आपका गुजरात आएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इसके बड़े उत्पादक राज्य हैं। किसके? सरसों के, मतलब तिलहन के। ठीक है ना। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमने पीत क्रांति का प्रयोग बताया था। पीत क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये भी हमने बताया। तिलहन उत्पादन में तेल और खली, खली भी निकलती है ना। तो तेल और खली का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये प्रश्न आता भी है। ठीक है ना। तो इसका उपयोग होता है स्नेहक में, स्नेहक, वार्निश, औषधि, है ना। औषधि में भी इसका उपयोग होता है। फिर सुगंधित पदार्थ बनाने में भी तेल का प्रयोग किया जाता है। फिर मोमबत्ती भी है, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक और पशुआहार, पशुआहार के निर्माण में खली का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूंगफली के बारे में। मूंगफली भी एक तिलहनी फसल है। तो मूंगफली के बारे में क्या है? मूंगफली प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत में मूंगफली प्रमुख तिलहनी फसल है और ये वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है आपका मूंगफली, और प्रमुख तिलहनी फसल भी है। सबसे बड़ी बात, ये प्रश्न आया भी है, आ चुका है पहले, कि वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? तो मूंगफली है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय फसल है ये।
ये भी ध्यान रखना। उष्णकटिबंधीय फसल है, तापमान इसके लिए चाहिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। इसको गरीबों का काजू कहते हैं। तो गरीबों का काजू मान लीजिए प्रश्न आ गया तो आपको पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए कि मूंगफली है। ठीक है, मूंगफली के लिए पेगिंग विधि अपनाई जाती है। पेगिंग विधि क्या होती है? जो पेगिंग विधि है, परागण के बाद, ठीक है, पेगिंग विधि परागण के बाद फूल के अवशेष, ध्यान रखना पेगिंग विधि क्या होती है, अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर कहाँ जाता है? जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। ठीक है, तो पेगिंग विधि मूंगफली के लिए होती है और ये एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग विधि क्या है? लाभकारी प्रक्रिया भी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमें कि पेगिंग विधि मूंगफली के लिए लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर, अवशेष भाग से के आधार से पेग निकलकर कहाँ जाता है? जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के अंदर में जाके वृद्धि करता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु प्रमुख राज्य हैं मूंगफली उत्पादन में। ठीक है, आगे फिर सोयाबीन भी देखते हैं। तो सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है सोयाबीन, और वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है मूंगफली। दोनों में अंतर है, वो वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत, ये सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक, तापमान की अगर हम बात करें तो 15 से 25 सेम है मूंगफली की तरह, लेकिन वर्षा इसको 40 से 60 सेंटीमीटर चाहिए होती है। ठीक है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है और 15 से 25 तापमान चाहिए। साथ में इसको अम्लीय दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है, मतलब 6 से 6.5 pH के बीच वाली। ठीक है, 6 से 6.5 pH मान की अम्लीय दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है। यह एक खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है यह एक। और कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। कृषि क्षेत्र है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश फिर उसके नीचे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उत्पादन में अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आता है। ठीक है, ठीक है ना, ये चीजें हुई। अब अगली फसल है सरसों, मतलब तेल की सरसों। सरसों क्या है? सबसे पहली बात, ये रबी की फसल है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि प्रमुख तिलहनी फसल भी है ये, प्रमुख तिलहनी फसल भी है। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 15 से 25 टेम्परेचर चाहिए, वर्षा चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। 75 से 25 15 से 25 तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, अगर हम उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो इसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का स्थान आएगा। और अगर इसकी किस्मों की बात करें तो किस्मों की बात अगर हम करते हैं तो पूसा बोल्ड, कई बार इनकी प्रजातियों के बारे में आता कि ये किस फसल की प्रजाति है, तो पूसा बोल्ड है, फिर पूसा भी है एक, फिर जय किसान, वरुणा, पीताम्बरी। पीताम्बरी को बोलते हैं RYSK 0502, RYSK 0502,
मतलब पीताम्बरी को पीली सरसों जो बोलते हैं उसको, ठीक है। ये इसकी किस्में हैं। इसकी परिपक्वता अवधि के बारे में अगर बात की जाए तो 110 से 115 दिन लगता है इसको तैयार होने में, ठीक है। तो 110 से 115 दिन का मतलब कितना हुआ, 3 महीने से ज्यादा, 3 माह से अधिक, कितना, 3 माह 20 से 25 दिन, ठीक है ना, ये तो है। तो ये चीज भी हमें याद रखनी। चलिए अब हम देखेंगे दलहनी फसल। तो दलहनी फसल क्या है? दलहनी फसल तो सबसे पहली बात कि ये तीनों में, रबी, खरीफ और जायद तीनों में उगाई जाती है। भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है दालें, दलहन फसलें, ठीक है, दलहने। ये तीनों फसलों के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता ही है। अब इसमें दालों में कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें है चना है, मटर है, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर। चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, ये जो है दलहनी फसलें हैं, ठीक है। दलहनी फसलों में क्या होता है कि हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। दलहनी फसलों से हवा से नाइट्रोजन संचित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट, राइजोबियम के द्वारा, कोबाल्ट और राइजोबियम के द्वारा दलहनी फसलों से हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें देखिए विटामिन B12 के संश्लेषण में, जो कि विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक, क्लियर हुआ, ठीक है। भारत में हम बात करें अगर दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण, भारत में बहुत ज्यादा उपभोग होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उत्पादन भी होता है लेकिन उपभोग बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इसको आयात भी करते हैं। दलहन का हम आयात भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा गया मुख्य उत्पादक और उपभोग देश है भारत। उत्पादन में देखा जाए तो भारत के बाद म्यांमार का नंबर आता है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत के बाद म्यांमार का स्थान आता है विश्व स्तर पे, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, अभी देखिए इसमें कुछ चीजें नहीं है जो आपको बताना भी जरूरी है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या होता है कि लंबी अवधि की अरहर प्रचलित है, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में लंबी अवधि की अरहर प्रचलित है, लेकिन अगर मध्य और दक्षिणी भागों की बात करें तो यहाँ पे मध्यम अवधि की अरहर उगाई जाती है, ठीक है। उत्तर भारत में ऐसा क्यों है? उत्तर भारत में सिंचित दशा में क्या होता है, सिंचाई भी होती है। अगर जहाँ पे सिंचाई हो रही है वहाँ पे कम अवधि की अरहर को द्विफसली प्रणाली के घटक के रूप में प्रचलित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि दलहनी फसलें जो हैं उत्तर भारत में सिंचित दशा में कम अवधि की होती हैं, तो उसमें क्या होता है, वो द्विफसली हो जाती है, मतलब 2 बार उनकी फसल ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दलहनी फसलों में देखिए उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें पूरी तरह से, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश आएगा। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है कुल दाल के उत्पादन में, ना कि किसी एक के, ठीक है। तो दलहनी फसलों में देखिए अरहर प्रमुख स्थान है अरहर का। तो अरहर के बारे में हम बात करेंगे। तो दलहनी फसलों में प्रमुख स्थान अरहर का है। तापमान की अगर हम बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है यहाँ पे, ठीक है। तो 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी से लेकर कहाँ तक, प्रायद्वीप के काली मिट्टी के क्षेत्र तक इसका उत्पादन किया जाता है। मतलब गंगा मैदान के जलोढ़ क्षेत्र से लेके प्रायद्वीप के काली मिट्टी क्षेत्र तक इसका उत्पादन
किया जाता है। अब हम अरहर की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं, ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है। ठीक है, तो अरहर की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। उत्पादक राज्य की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक आएगा। दलहन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इनके किस्मों की अगर हम बात करें तो इनकी किस्में हैं मालवीय चमत्कार है, मालवीय चमत्कार है, फिर अमर है, आज़ाद है, बहार, मालवीय विकास MA6 बोलते हैं, मालवीय विकास MA6 बोलते हैं मालवीय विकास को, दूसरा नाम है ये। और एक और है पारस। ये सारी अरहर की किस्में हैं। तो किस्मों के बारे में भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी उठते हैं, प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें कि ये साल भर की फसल है अरहर। ठीक है, अरहर साल भर की, वर्ष भर की फसल है। जहाँ पे सिंचाई उपलब्ध है, सिंचाई के साधन उपलब्ध, वहाँ पे दो दो फसलें दालों की ली जाती हैं, अरहर की नहीं बोल सकते वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि त्रुटिपूर्ण अगर अपवाह है, मतलब जल निकासी की अगर व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, यहाँ पे अरहर की हम बात करें, जल निकासी की व्यवस्था ठीक ना हो। दूसरी, अब जल निकासी अगर सही नहीं रहेगी तो क्या होगा, पानी लगेगा वहां पे। ठीक है, दूसरी चीज पाला, ये चीज इसके लिए हानिकारक होती, किसके लिए, अरहर के लिए। त्रुटिपूर्ण अपवाह या फिर जल निकासी की व्यवस्था ठीक ना होने पर, जल लग्नता होने पर, जल लग जाए तो जल निकासी नहीं है तो जल लग्नता, त्रुटिपूर्ण अपवाह और साथ में पाला अरहर की फसल के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण अपवाह, जल लग्नता, साथ में पाला हानिकारक होते हैं दलहनी फसल अरहर के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक चीज और, ये जो फलीदार फसलें होती हैं, प्रश्न आ चुका है पहले, तो फलीदार या फिर उनको दलहनी फसल बोल सकते हैं, उनमें संतुलित उर्वरक का अनुपात जो होता है, दलहनी फसलों या उसमें फलीदार फसलों में संतुलित उर्वरक का अनुपात क्या होता है भाई, ऐसे होता NPK कितना होता, 0:1:1, मतलब अनुपात लिख दो, रेशियो। ठीक है, 1:2:2, 1:2:3, ये इनका रेशियो होता है। किसमें, दलहनी फसलों में उर्वरक, संतुलित उर्वरक का अनुपात NPK। ठीक है, NPK के रूप में। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। आगे हम रेशम की बात करेंगे। रेशम क्या है कि रेशम के उत्पादन में अगर देखा जाए, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में चीन, और चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है। भारत दूसरा उत्पादक देश है रेशम का। ठीक है, और भारत में 4 किस्में हैं रेशम की। कौन कौन सी, शहतूत, टसर, ईरी और मूंगा। ठीक है, शहतूत, टसर, ईरी और मूंगा, ये 4 किस्में हैं रेशम की यहाँ पे भारत में। अब एक चीज ये है कि जो रेशम निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो होता क्या है, तो रासायनिक भाषा में अगर बोला जाए तो इल्ली के द्वारा निकाला जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ठीक है, रासायनिक भाषा में अगर हम बोलते हैं कि रेशम क्या है, तो रेशम है कि इल्ली के द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन का बना होता है रेशम। ठीक है, रेशम कीट कौन सा होता है इसमें, इल्ली जो होती है वही होती है रेशम कीट। ठीक है, अब
कुछ विशेष खाद्य पौधों पर भी ये पाले जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अभी तो पेपर में हो सकता है कि स्टेटमेंट के रूप में ना आए, लेकिन अगर आता है जैसे कि कहाँ पे पाले जाते हैं ये, तो ये कुछ विशेष खाद्य पौधों पर भी पाले जाते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि सुरक्षा कवच के रूप में ये अपने कोषों का निर्माण करते हैं। कौन? रेशम कीट। रेशम कीट क्या करते हैं कि अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोष का निर्माण करते हैं। कोष, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता होगा जैसे भी हो, ठीक है। तो कोष का निर्माण करते हैं और फिर कोष का निर्माण करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे क्या करते हैं कि रेशम प्राप्त करने के लिए कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है। ठीक है भाई, रेशम को अगर पाना है तो कोषों के चरण पे अवरोध डालना होगा, ठीक है, तो वही किया जाता है। और इसी से व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकालकर वस्त्र की बुनाई करने के लिए रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। तो कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, रेशम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो हो सकता है एक ऑप्शन ये भी रहे कि कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो रेशम कीट के जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो रेशम कीट के जीवन चक्र क्या है? इसमें अंडा पहले होता है, फिर होता है इल्ली, फिर होता है प्यूपा, फिर होता है शलभ। ये इनका जीवन चक्र है। इस पे प्रश्न आ सकता है, इनके जीवन चक्र के बारे में बताइए। तो पहले अंडा आएगा, फिर इल्ली, फिर प्यूपा, फिर उसके बाद शलभ आएगा। ठीक है, कुल रेशम उत्पादन की अगर हम बात करें, अलग अलग रेशम जैसे शहतूत है, टसर है, ईरी है, मूंगा है, तो अलग अलग जब हम बात करेंगे तो इनमें अलग अलग राज्य हैं। लेकिन अगर कुल रेशम उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आता है कर्नाटक का। पहला स्थान किसका? कर्नाटक का आएगा। ठीक है, दूसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। उत्पादक राज्य अगर कुल रेशम उत्पादन की हम बात करेंगे तो कर्नाटक पहले, फिर आंध्र दूसरे स्थान पे आएगा। कर्नाटक शहतूत उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। शहतूत उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है, जो कि कितना है? 48% है। शहतूत उत्पादन में कर्नाटक का 48% का योगदान है, मतलब पहले स्थान पे कर्नाटक है। ठीक है, और जो यहाँ पे हम बताए कि कर्नाटक सबसे बड़ा है, तो ये जो है 34% यहाँ पे उत्पादन किया जाता है रेशम का। कुल रेशम का 34% कच्चा रेशम उत्पादित किया जाता है कर्नाटक में, और शहतूत रेशम का 48% उत्पादन करता है कर्नाटक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, मूंगा रेशम। शहतूत हो गया, अब मूंगा की हम बात करेंगे। तो मूंगा रेशम क्या है? मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आसाम माना जाता है। मूंगा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आसाम माना जाता है, और यहाँ पे 85% मूंगा रेशम का उत्पादन किया जाता है। मूंगा रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन आसाम में होता है, जो कि 85.5% है। ठीक, साथ में ईरी का भी प्रथम स्थान है। ईरी के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है आसाम। ठीक है ना, ये कितना है? ईरी में कितना है? ईरी में 62% उत्पादन करता है आसाम। ठीक है, तो हो सकता है आगे बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें ये भी पूछ ले, ये भी ऑप्शन दे दे, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखना है। ठीक, अगले रेशम का नाम क्या है? टसर। टसर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ट्रॉपिकल और एक होती है ओक। अगर हम कुल टसर के उत्पादन की बात करेंगे तो आपका झारखंड पहला स्थान में। कुल टसर रेशम के उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड पहले स्थान पर आएगा। लेकिन अगर ट्रॉपिकल टसर की बात करेंगे तो उसमें झारखंड है। लेकिन ओक टसर की अगर हम बात करेंगे
उसमें मणिपुर का स्थान आता है सबसे पहले। ठीक है, तो ट्रॉपिकल टसर झारखंड में सबसे ज्यादा, ओक टसर मणिपुर में, और अगर कुल टसर उत्पादन की हम बात करेंगे, टसर रेशम उत्पादन की हम बात करेंगे, तो झारखंड सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे भी देख लें। बागानी फसलें हैं, इसमें कॉफी, कहवा, चाय, यही सब हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए ये भी देख लेते हैं, आज इसको भी निपटा देंगे। तो बागानी फसलों में क्या कौन कौन, देखिए कॉफी, कहवा। सबसे पहले कॉफी उत्पादन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कर्नाटक के, भारत में सबसे पहले कर्नाटक के चिकमंगलूर में किया गया था इसका उत्पादन। ठीक है, कॉफी का उत्पादन सबसे पहले कर्नाटक के चिकमंगलूर में किया गया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि सबसे पहले कॉफी का उत्पादन किस राज्य में किया गया था या फिर कहाँ किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में किया गया था। ठीक, इसके किस्मों की अगर हम बात करें तो अरेबिका और रोबस्टा दो किस्में हैं कहवा की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कहवा। कहवा के लिए तापमान कितना चाहिए? तापमान चाहिए होता है 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वार्षिक तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और औसत वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है। अब ये हो गया, तो इसकी खेती के लिए कैसा एरिया चाहिए, कैसा क्षेत्र चाहिए होता होगा। ठीक है, मिट्टी तो ठीक है, कैसा क्षेत्र चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ढलवा पर्वतीय धरातल चाहिए होता ताकि पानी न लगे इसमें। दोमट लावा निर्मित मिट्टी भी चाहिए, दोमट या फिर लावा मिट्टी की जरूरत पड़ती है, साथ में ढलवा पर्वतीय धरातल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें कहवा में तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कर्नाटक, फिर करता है केरल, फिर है तमिलनाडु। ठीक है, तो कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु करता है। और ठीक है, अच्छा कॉफी का प्रवर्धन कैसे किया जाता है? कॉफी जो हम पीते हैं वो ऐसे पीसी पिसाई तो आती नहीं होगी, या पेड़ में ऐसे निकलती नहीं होगी, तो इसका प्रवर्धन करते हैं हम बीजों के द्वारा। बीजों के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, एक संस्था है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई है 1984 में, किसी अधिनियम के तहत की गई थी। कोई भी सोसाइटी, कोई भी कुछ, किसी भी चीज़ की स्थापना हो तो उसके लिए किसी न किसी अधिनियम की जरूरत है। तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई, जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित है। ठीक, स्थापित ही नहीं है, यह एक स्वायत्त सोसाइटी है। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ें कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। ये बात पूरी तरह साफ हुई कि 1860 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो हरियाणा में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा में, कहाँ? गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी कि कहाँ पे है इसका मुख्यालय, तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय आपको गुड़गांव में है। ठीक, भारत सरकार ने जैसे बागवानी है तो ये सब, ठीक है,
अब कॉफी की हम बात की तो कॉफी बोर्ड की भी बात होनी चाहिए, कॉफी बोर्ड की भी बात होनी चाहिए, जरूरी है ना। तो कॉफी बोर्ड जो है की स्थापना की बात अगर हम करें तो भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत, ध्यान रखना कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम है कौन सा, कॉफी अधिनियम 1942 की धारा, तो धारा कौन सी है, धारा है 7, ये ना रोमन लिपि में 7 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया गया था। तो भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक निकाय अधिनियम कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया था, ठीक है। अगली फसल है चाय, चाय भी है और इसमें रबर। तो चाय देखते पहले, भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है चाय। पहली चीज, भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है चाय। इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है, दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। और साथ में एक चीज ये भी ध्यान रखना कि यह एक उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय फसल है चाय, ठीक है। तापमान की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ती है। आदर्श परिस्थिति की अगर हम बात करें तो ढलवा युक्त पहाड़ी चाहिए होती है इसके लिए, आदर्श परिस्थिति इसकी ये है कि ढलाव युक्त पहाड़ी ढाल की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब किस्मों की अगर हम बात करें, 2 किस्में, बोहिया या फिर चीनी नाम है, दूसरी है असामिका या फिर असमी है ना, बोहिया या फिर चीनी, एक है असामिका और या फिर असमी, ठीक। अब उत्पादक की भी बात कर लेते हैं। जब इनकी परिस्थितियां पता हो गई, इनकी किस्मों के बारे में पता हो गया, इनकी उत्पत्ति के बारे में पता हो, तो बड़े उत्पादक राज्य की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आसाम है, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है आसाम, और उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है आसाम, ठीक। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान रखता है आसाम चाय के लिए, ठीक। और सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ होता है आसाम में, तो पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे ज्यादा क्षेत्र है चाय का, ठीक है। इसके अलावा फिर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल भी है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु भी है, इसमें केरल भी है, ठीक है, केरल भी है, कर्नाटक भी है आपका, ठीक है ना। तो पश्चिम आसाम तो है ही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक भी इसमें शामिल है, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए। तो उत्पादन और उपभोग, विश्व स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो उत्पादन और उपभोग में भारत का दूसरा स्थान आता है। उत्पादन और उपभोग दोनों में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान की अगर हम बात करें, दूसरा जानते हैं तो पहला भी जानना जरूरी है, तो पहला स्थान चीन का है, ठीक है। ये हो गया कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं चाय के लिए। तो उत्पादक राज्य देखिए यहाँ पे ये हैं, त्रिपुरा, ये नया आंकड़ा है, त्रिपुरा है, फिर आसाम आएगा, ये पश्चिम बंगाल आएगा, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इस तरीके से त्रिपुरा में भी चाय उगाई जाती है, ठीक है। वैसे देखिए देशों की बात करें तो चीन है, फिर भारत है,
फिर केन्या है, श्रीलंका है, फिर तुर्की है उत्पादन में। ठीक, निर्यातक भी देख लेते हैं। तो निर्यातक में देखिए केन्या सबसे पहले, फिर चीन है, फिर श्रीलंका, चौथा स्थान भारत का आता है निर्यात में, क्योंकि चाय बहुत पीते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, तो उपभोग बहुत ज्यादा है और उत्पादन भी है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, चाय की अगर एक चीज इसमें नहीं है, उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चाय जो कैफीन युक्त अर्क होता है, या फिर उसको बोलेंगे मेट समेत चाय की अगर हम बात करेंगे, मेट समेत चाय की अगर हम बात करेंगे, या फिर कैफीन युक्त अर्क की अगर हम बात करेंगे, तो उसके खपत के संदर्भ में देखा जाएगा तो पहला स्थान आता है पराग्वे का। कैफीन युक्त चाय की हम बात कर रहे हैं तो पराग्वे है, फिर उरुग्वे है ना, अर्जेंटीना भी आएगा इसमें। तो ये पहला है, ये दूसरा है, फिर तीसरा है। ठीक है, ये तीन देश जो हैं प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चाय जो कि कैफीन युक्त अर्क होती है या फिर मेट समेत खपत के संदर्भ में देखा जाएगा तो पराग्वे, उरुग्वे और फिर अर्जेंटीना। ठीक है ना। पराग्वे के बारे में एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो पराग्वे है दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है ना। है तो अर्जेंटीना भी यही का, मतलब दक्षिण अमेरिका में ही। ठीक है, लेकिन जो आपका पराग्वे है ये भू आबद्ध देश है। ठीक है, तो पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका का भू आबद्ध देश है, ये भी एक ध्यान रखना। तो दक्षिण अमेरिका का भू आबद्ध देश कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए पराग्वे है। ठीक है, चलिए ये चीज भी आपको पता हो गई। ठीक ना, पराग्वे है, पराग्वे के साथ साथ बोलीविया भी दक्षिण अमेरिका का भू आबद्ध देश है। तो पराग्वे और बोलीविया दोनों दक्षिण अमेरिकी देश हैं जो कि भू आबद्ध देश हैं। ठीक है, चलिए अगली फसल की बात करें। अगली फसल आपकी है रबर। अब रबर भी देख लेते हैं। रबर जो है इसके लिए यह गर्म एवं नम जलवायु का पौधा है। तापमान 25 से 35 चाहिए होता है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत है। 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए होती है रबर उत्पादन के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर हम भारत में बात करें तो केरल है। उत्पादक राज्य में केरल है, त्रिपुरा, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, फिर आसाम है। ये उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, उत्पादन में भारत चौथा स्थान रखता है और उपभोग में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है लेकिन उत्पादन में इसका चौथा स्थान आता है। ठीक, एक चीज और, प्राकृतिक रबर उत्पादक देश की अगर हम बात करेंगे तो थाईलैंड सबसे आगे है। प्राकृतिक रबर उत्पाद की अगर हम बात करेंगे तो थाईलैंड पहले स्थान पर आएगा। ठीक है, फिर आगे ये 4 बोर्ड्स हैं, कॉफी, रबर, चाय, तंबाकू, ये भी देख लेते हैं। तो कॉफी बोर्ड कहाँ है? बंगलुरु में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल है ना। चाय बोर्ड कोलकाता गुंटूर में। तंबाकू बोर्ड है ना। तो ये इस पे तो प्रश्न आता है कन्फर्म है, इस पे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अभी कुछ चीजें रह गई, जैसे अन्य बहुत सारी बागानी फसलें हैं, तंबाकू, नारियल, मसाले, लौंग, ये सब भी फसलें अन्य बागानी फसलों में आती हैं। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, फिर कुछ एक कृषि के बारे में भी बताएंगे आपको।
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगले ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।